Now we will discuss procedure of radioimmunoassay. So we will see one by one, step by step, how this radioimmunoassay is performed. First of all, there is antigen labeling. When we say antigen labeling, it means labeling of an antigen with the radioactive isotope. So antigen or some protein is radioactively labeled and it is bound to its specific antibodies. जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि सैंपल के अंदर हम जो एक लेबल्ड जो एंटीजन होती है, लेबल्ड एंटीजन मीन लेबल्ड विद सम रेडियोएक्टिव आइसोटोप, वो ऐड करते हैं और उसके बाद हम एंटीबॉडी उसमें ऐड करते हैं. ये जो एंटीबॉडी हम ऐड करते हैं उसकी हम नोन अमाउंट्स लेते हैं. वी नो हाउ मच एंटीबॉडीज is being added into the sample. So known amounts of the specific antibody are added. As we have already discussed, there is competitive reaction. Why this is called competitive reaction? This is because of competitive binding of labeled antigen with the antibody. So there will be competition between labeled and unlabeled antigen to bind with the same antibody. और जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी जाहिर है अकॉर्डिंगली दूसरे की कंसंट्रेशन जो एंटीबॉडी के साथ बाइंड करेगी वो कम हो जाएगी. तो डिटेक्शन, देन देयर इज डिटेक्शन ऑफ टारगेट एंटीजन, देयर इज कंपटीशन टू बाइंड विद एंटीबॉडी विल रिलीज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लेबल्ड एंटीजन. जैसे हमने पहले भी बात की कि अगर हम अनलेबल्ड एंटीजन की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो वो जो लेबल्ड एंटीजन जो एंटीबॉडी के साथ बाइंड करती है वो साथ साथ कम होती जाएगी. तो उसी की बात हो रही है, डेट विल रिलीज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लेबल्ड एंटीजन. इस चीज़ को यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है. अगर जैसे ए डायग्राम में यहाँ बताया गया है हमारे पास ये ट्यूब्स हैं. ट्यूब्स के अंदर यहाँ ये जो येलो कलर में रेडियोएक्टिव प्रोटीन, रेडियोएक्टिव एंटीजन दिखाई गई है और ये जो ब्लू कलर में है ऊपर ये नॉन रेडियोएक्टिव प्रोटीन दिखाई गई है. हम रेडियोएक्टिव प्रोटीन, रेडियोएक्टिव एंटीजन ट्यूब में ऐड करते हैं, बफर है उसमें, एंटीबॉडी ऐड करते हैं. अब यहाँ हम सपोज करते हैं देयर आर 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ एंटीजन्स एंड देयर आर नोन अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी. अब हम ऐसा इसके अंदर जैसे जैसे एंटीजन बढ़ाएंगे, आई मीन नॉन रेडियोएक्टिव या अनलेबल्ड एंटीजन बढ़ाएंगे तो उसके बाइंडिंग के चांसेस फिर बढ़ते जाएंगे. अब जैसे यहाँ दूसरी ट्यूब में दिखाया गया है कि एक अनलेबल्ड एक एंटीजन है, नेक्स्ट ट्यूब में दिखाया गया है अनलेबल्ड जो एंटीजन है वो 2 मॉलिक्यूल हैं, उसमें आगे 3 मॉलिक्यूल हैं, उसके आगे 4 मॉलिक्यूल हैं. तो हम देखें पहली ट्यूब में कोई ब्लू एंटीजन नहीं है, कोई नॉन रेडियोएक्टिव एंटीजन नहीं है, दूसरी में 1 मॉलिक्यूल है, तीसरी में 2 है, चौथी में 3 है, पांचवी में 4 है. तो जैसे जैसे ट्यूब्स के अंदर अनलेबल एंटीजन की अमाउंट बढ़ती जाएगी उसके बाइंडिंग के चांसेस एंटीबॉडी के साथ ज़्यादा होते जाएंगे और अकॉर्डिंगली जो लेबल्ड एंटीजन है उसके बाइंडिंग के चांसेस कम होते जाएंगे. और यहाँ बी वो जो हम बात कर रहे थे कि स्टैंडर्ड ग्राफ साथ बनाते हैं, तो बी जो ग्राफ है उसको ये शो कर रहा है कि जो बी ग्राफ है, अब यहाँ आप देखिए शुरू में चूंकि लेबल्ड एंटीजन होगी सो ओनली लेबल्ड एंटीजन विल बाइंड विद द एंटीबॉडी और जो हमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे उनमें रेडियोएक्टिविटी की अमाउंट ज़्यादा होगी. सो अब यहाँ देख सकते हैं कि जो बी ग्राफ है इसमें शुरू में जब लेबल्ड एंटीजन की अमाउंट ज़्यादा है तो इस तरह ज़्यादा रेडियोएक्टिविटी मिलेगी और जैसे जैसे जो अनलेबल्ड एंटीजन है उसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, जैसे जैसे अनलेबल्ड एंटीजन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो रेडियोएक्टिविटी कम होती जाएगी. तो ये हमें एक ग्राफ यहाँ पे मिलता है बी में जैसे देखा गया है. सो दोबारा यहाँ जो अनलेबल्ड एंटीजन है जब उसकी कंसंट्रेशन कम थी तो सारी की सारी लेबल्ड एंटीजन वहाँ बाइंड करेगी. अकॉर्डिंगली जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे उनमें जो रेडियोएक्टिव एंटीजन है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा, रेडियोएक्टिविटी ज़्यादा होगी और जैसे जैसे अनलेबल्ड एंटीजन है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेडियोएक्टिविटी कम होती जाएगी, इसलिए कि जो लेबल्ड एंटीजन है वो कम बाइंड करेगी. तो इस तरह हमें ये ग्राफ जो मिलता है. अब हम साथ जो एक अननोन जो सैंपल होता है जिसमें से हमने देखना है कि उसमें कितनी एंटीजन है
वो भी हम रन करते हैं। सो हम उसमें जो हमारा अननोन सैंपल है उसके अंदर यही प्रोसीजर रिपीट करते हैं और उसमें जो रेडियोएक्टिविटी है उसकी बेस के ऊपर हम ये देख पाते हैं कि उसमें अनलेबल्ड एंटीजन कितनी है। ये यहाँ सी में दिखाया गया है। सो हमारे पास जो ग्राफ है वो बी वाला हमारे पास मौजूद है। तो हमने देखा कि वो जो हमारा अननोन सैंपल था उसमें कितनी रेडियो एक्टिविटी मौजूद है। सो वाई एक्सेस में वो देखा जा सकता है और उसको प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर। तो जहाँ पे वो कंसंट्रेशन वाला जो एक्सेस है जहाँ पे उसको वो टच करेगी तो अकॉर्डिंगली हमें वहाँ पे ये वैल्यू चाहिए मिल जाती है। So this amount is proportional to the ratio of the labeled antigen with unlabeled antigen. The concentration of the test antigen can be calculated from the ratio of the bound and total antigen labels by using a standard dose response curve. And after determining the ratio of bound to free antigen in each unknown sample, the antigen concentration is read directly from the standard curve जैसे हमने पहले डिस्कस किया। Unknown samples are also run in parallel for comparison ताकि हमें पता चले कि ये जो है बैकग्राउंड सिग्नल नहीं है या हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो रिलायबल हैं। तो इस तरह हम जो सैंपल है उसको साथ रन करके हम उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी के बेस के ऊपर देखते हैं कि उसके अंदर जो अननोन और अनलेबल्ड एंटीजन है उसकी कंसंट्रेशन इतनी है।